में हम सीखने वाले हैं साइंस 2 का थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। इसका ये पार्ट फर्स्ट है वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। कैन यू रिकॉल? फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कौन से लाइफ प्रोसेसेस है? ये पिछले बार भी था क्वेश्चन। तो कैसे है? रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है। तो ऐसे अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, which life processes are essential for production of energy required by body? तो इसका आंसर है, देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन की प्रोसीजर लगती है। हमने पिछले चैप्टर में देखा है ये रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन किस चीज़ों का होता है? जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं, चीज़ें, फूड जो लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो रेस्पिरेशन एक तरह का, फिर है ऑक्सीडेशन, फिर है न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्पिरेशन मतलब ही ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन एक ही होता है। थर्ड, विच आर मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस? तो ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। मियोसिस और माइटोसिस, ऐसे दो तरह के सेल डिविजन्स होते हैं। ठीक है, माइटोसिस में डिप्लॉयड के डिप्लॉयड ही रहते हैं सेल्स, मियोसिस में डिप्लॉयड के हैप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीजन? तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन के बाद पेरेंट सेल्स से डॉटर सेल्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करने का काम करता है। We have studied various life processes in previous classes. All those life processes, that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response, control and coordination, etc. are essential to each living organism to remain alive. ये सारी processes हमने पिछले चैप्टर में, पिछले क्लासेस में पढ़ी है। Besides these life processes, one more life process occurs in living organisms. It is reproduction. इनके अलावा एक और life process होती है, वो है reproduction. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. देखिए, reproduction के कारण लिविंग मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव तो नहीं रहता, लेकिन इससे वो अपनी संतान प्रोड्यूस करता है और अपनी अगली पीढ़ी प्रोड्यूस करता है अपने जैसी। इससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बना रहते हैं, उनकी स्पीसीज जो है वो टिकी रहती है आगे के रेस में। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड टेल द लाइफ प्रोसेस विच यू आइडेंटिफाइड। देखिए, यहां पर कुछ लाइफ प्रोसेसेस दिए गए हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। तो यहां पर देखिए, एक जो प्लांट है वो उससे दूसरा प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है उसी की ब्रांच से, तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह आगे हमें होने वाला है, तब आपको पता चलेगा डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है, मुर्गी अंडा दे रही है, hen is laying an egg। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है, सीड जो है एक जर्मिनेट हो रहा है, सीड में से प्लांट का जन्म हो रहा है एक। ठीक है, और ये है सेल डिवीजन, ये दो टुकड़े हो रहे हैं सेल के, मतलब ये है बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब दो, फिशन मतलब टूटना, बाइनरी फिशन। ठीक है, तो यह सारे अलग अलग रिप्रोडक्शन के तरीके हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। What do we mean by maintenance of species? मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज मतलब अपने ही जैसे नेक्स्ट पीढ़ी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाना जो रिप्रोडक्शन के काबिल हो, उसे कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज।
प्रोड्यूसिंग मतलब सेम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अस विच कैन रिप्रोड्यूस इन देमसेल्स। ठीक है, कुछ हाइब्रिड स्पीसीज होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, वो स्टराइल होती है। तो ऐसे स्पीसीज बनाना जो अपनी तरह के और स्पीसीज बनाने के लायक हो, इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट, whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it। देखिए आगे पढ़ने के बाद हमें पता चलने वाला, आपको पता चलेगा कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है। वो एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है नेक्स्ट पीढ़ी का, वो जेनेटिकली सिमिलर होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा अलग होता है जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन के कारण, मियोसिस के कारण। ठीक है। थर्ड, हु डिटरमाइंस वेदर द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट। देखिए अभी मैंने बताया, उसका क्या आंसर है कि जिस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन determines whether the two organisms of a species will be exactly similar or not। अगर asexual reproduction है तो exactly similar होंगे genetically, अगर sexual reproduction है तो variation होगा उनमें। Next, fourth, what is the relationship between the cell division and formation of new organism of same species by earlier existing organism। क्या रिलेशन होता है? तो देखिए सेल डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। मतलब आधे क्रोमोसोम्स इस एक सेल में जाते हैं नए डॉटर सेल में और आधे क्रोमोसोम्स दूसरे डॉटर सेल में जाते हैं, अगर ये मियोटिक सेल डिवीजन है तो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं और फिर उन गैमेट्स मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के यूनियन से नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से ही होता है, लेकिन वो अलग तरह की सेल डिवीजन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेल का मतलब दो गैमेट्स का यूनियन होता है और फिर सेल डिवीजन से वो एम्ब्रियो बढ़ने लगता है आगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर existing organism is called as reproduction। Reproduction is one of the various important characters of living organisms। It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species। देखिए रिप्रोडक्शन के कारण इवोल्यूशन भी होता है स्पीसीज में। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली बाय टू मेथड्स। दोज टू मेथड्स आर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called asexual reproduction। देखिए जिसमें गैमेट्स का यूनियन नहीं होता, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, मेल फीमेल गैमेट्स नहीं होते, उसके बिना जब रिप्रोडक्शन होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तब उसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As this reproduction does not involve union of two different gametes, the new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism। मतलब जैसे क्लोन्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल में मतलब क्लोन्स के बारे में तो आपको नहीं है, लेकिन देखिए इस रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग ऑर्गेनिजम्स के मतलब मेल और फीमेल पेरेंट्स के गैमेट्स का यूनियन नहीं होता। एक ही ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट जनरेशन बन रही है नए ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, पेरेंट और डॉटर की एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी होती है। ठीक है, दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ये यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब एक, पेरेंटल मतलब जिसमें एक ही पेरेंट होता है, जैसे माता और पिता ऐसे दोनों नहीं होते, मेल और फीमेल दोनों नहीं होते, बस एक ही पेरेंट होता है, उससे वो बस अकेला ही रिप्रोडक्शन कर पाता है बिना किसी के मदद के,
उसे कहते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, और वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है। Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advance of these reproductive method। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब अगर एक स्पीसीज में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जनरेशन में अगर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ गई तो वो वैसी की वैसी अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते रहती है। तो ये एक ड्रॉबैक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन दूसरा एक मतलब अच्छा फायदा ये है कि फास्ट प्रोसेस है, उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, वो अकेला रिप्रोड्यूस कर सकता है और वो फास्ट प्रोडक्शन होता है। ठीक है। ए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। 1, बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब दो, फिशन मतलब टूटना। तो देखिए एक सेल टूटकर उसके दो सेल्स बन रहे हैं, उसे कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है। एक्टिविटी 1, टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड कलेक्ट द वाटर इन इट फ्रॉम अ पॉन्ड हैविंग स्टैग्नेंट वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स। देखिए जहां पर जमा हुआ पानी है, पॉन्ड में वगैरह एक बारिश का पानी जमा होता है, तो उसमें वो पानी लीजिए, और एक्वेटिक प्लांट्स जहां पर है वो पानी लीजिए। एड सम व्हीट ग्रेन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स टू इट। उसमें थोड़े गेहूं के मतलब दाने डालिए और एक्वेटिक प्लांट्स डालिए। कीप इट फॉर 3 to 4 days सो दैट व्हीट ग्रेन्स एंड प्लांट्स विल डीकम्पोज। तो 3-4 दिन तक उन्हें वैसे ही रहने दीजिए, वो सड़ जाएंगे, वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 4th day टेक अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट वाटर ओवर इट। एक ग्लास की स्लाइड लीजिए, उसके ऊपर उस पानी का एक बूंद डाल दीजिए। केयरफुली पुट अ कवर स्लिप ऑन दैट ड्रॉप। उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख दीजिए, मतलब एक चपटी ग्लास की शीट होती है वो ढक दीजिए उसके ऊपर। एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामेशिया परफॉर्मिंग द बाइनरी फिशन। उसमें कई सारे पैरामेशियम ये मतलब एक वचन है, और पैरामेशिया ये अनेक वचन है। ठीक है। तो कई सारे पैरामेशिया जो है वो बाइनरी फिशन करते हुए आप देख पाएंगे उसमें। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना एटसेट्रा, एंड यूकैरियोट्स सेल ऑर्गेनिल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। देखिए कुछ प्राचीन प्राणी जो है, जो शुरुआत में बने थे, पृथ्वी पर आए थे, जैसे बैक्टीरिया या फिर अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिल्स मतलब जो आधुनिक एनिमल्स है, आधुनिक प्लांट्स है, उनके जो सेल ऑर्गेनिल्स है, सेल्स नहीं है, सेल ऑर्गेनिल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फिशन के द्वारा। इन दिस प्रोसेस द पैरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। पैरेंट सेल का डिवीजन होता है और 2 एक जैसे ही डॉटर सेल्स बनते हैं। बाइनरी फिशन ऑकर्स आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस। बाइनरी फिशन जो है वो माइटोसिस के द्वारा होता है या फिर अमाइटोसिस के द्वारा होता है। माइटोसिस से थोड़ी सी अलग प्रोसीजर होती है। अमाइटोसिस में मतलब माइटोसिस में 4n से 2n होते हैं, मतलब टेट्राप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। बीच में एक फेज आती है जहां पर टेट्राप्लॉइड होते हैं, लेकिन अमाइटोसिस में पॉलीप्लॉइड होते हैं, मतलब 1000n होते हैं, 1000 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, और फिर उनका डिवीजन होता है अमाइटोसिस में। तो वो आपको डिटेल में नहीं है, वो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अमाइटोसिस नाम याद रखिए। जैसे 2n का n होता है, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड होता है मियोसिस में, वैसे अमाइटोसिस में 1000n का 2n होता है दोबारा। कई सारे 500 सेल बनते हैं ऐसा। एक्सिस ऑफ फिशन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। देखिए अलग अलग प्रोटिस्टों में, अलग अलग एनिमल्स में, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग एक्सिस होता है। कहीं पर वर्टिकल डिवीजन होता है, कहीं पर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। तो उनसे बाइनरी फिशन के अलग अलग टाइप्स है।
एग्जाम्पल, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। देखिए अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है, तो वो कहीं पर भी कर ले डिवीजन तो वो मतलब उसमें कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टली कर ले तो भी कुछ नहीं है, उसका शेप ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिशन, तो इसे कहा जाता है सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, पैरामीशियन डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसफर मतलब आड़ा, हॉरिजॉन्टल, तो पैरामीशियम जो होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है पैरामीशियम। ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। वेयरएज यूग्लिना बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। यूग्लिना वर्टिकली मतलब खड़ा बाइनरी फिशन होता है, खड़ा टूटता है, वो वर्टिकली टूटता है। ठीक है, देखिए ऐसे वर्टिकली उसके उभा छेद होतो, त्यांचा उभं डिव्हिजन होतं, आणि पॅरामेशियमचं आडवं डिव्हिजन होतं। आडव्याला ट्रान्सवर्स म्हणतात, उभ्याला लॉन्गिट्यूडनल म्हणतात। ठीक है, बाइनरी फिशन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। मतलब बाइनरी फिशन कब करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स? जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा फूड है, तब वो बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिशन। Asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists। तो मल्टीपल फिशन मतलब एक ही समय पर डिवीजन होकर कई सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनना, उसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब उसके जो ऐसे लेग्स, जैसे झूठ मतलब पैर है ना, ये जैसे देखिए समझ लीजिए ये अमीबा है, तो इसके पास ये कोई खाने की चीज आ गई, ये काला धब्बा मतलब कोई खाने की चीज है, तो वो क्या करता है अपने आप में ऐसा एक आगे स्ट्रक्चर बनाता है और वो अपने अंदर खींच लेता है उसे ऐसे। तो ये जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, उसे कहते हैं सूडोपोडिया। तो क्या होता है, अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट्स व्हेनेवर देयर इज लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशंस। जब कोई एडवर्स कंडीशन आती है, जब कोई मतलब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, एडवर्स कंडीशन होती है, या फिर खाना नहीं होता अवेलेबल बहुत से पीरियड तक, तब क्या करता है अमीबा सूडोपोडिया बनाना स्टॉप कर देता है, क्योंकि वो बनाने के लिए एनर्जी लगती है, वो खर्च करने के लिए, एनर्जी खर्च करने के लिए फूड तो नहीं है, इसलिए क्या करता है वो बनाना स्टॉप कर देता है। इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो वैसे बन जाता है, कर्सर जैसे येलो दिख रहा है वैसे वो राउंड शेप का बन जाता है, और उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। Such encysted amoeba or any other protist is called cyst। तो encysted मतलब कवच बंद, कवच के अंदर जो बंद हुआ है, ऐसा encysted amoeba और any other protist एक पुरातन जो प्राचीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनको कहा जाता है प्रोटिस्ट। इज कॉल्ड सिस्ट। उस कवच के सहित जो अमीबा क्लोज होता है उसे कहते हैं सिस्ट। Many nuclei are formed by repeated nuclear divisions in the cyst. It is followed by cytoplasmic division and thus many amoebae are formed. They remain encysted till there are adverse conditions। देखिए उस सिस्ट के अंदर, उस कवच के अंदर कई सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, एक साथ ही कई सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है, और कई सारे छोटे छोटे अमीबा की पिल्ले बन जाते हैं। ठीक है, और वो कवच के अंदर ही बंद रहते हैं जब तक कि वो एडवर्स कंडीशन चली नहीं जाती। सिस ब्रेक्स अप ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस एंड मेनी अमीबेले आर रिलीज्ड। जब फेवरेबल कंडीशन आती है
तब वो कवच टूट जाता है, सिस्ट टूट जाता है और कई सारे जो पिल्ले हैं बने हुए अमीबा के वो रिलीज हो जाते हैं। देखिए ऐसे, ये है पेरेंट अमीबा, वो सिस्ट बन चुका है अनफेवरेबल कंडीशन में, फिर उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स होकर कई सारे पिल्ले अमीबा बन चुके हैं और डॉटर अमीबा बन चुके हैं, और ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है फेवरेबल कंडीशन आने के बाद, और वो कई सारे पिल्ले जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। फिर है बडिंग। एक्टिविटी 2, ब्रिंग द एक्टिव ड्राई यीस्ट पाउडर फ्रॉम मार्केट। देखिए ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट मिलता है बाजार में, वो आप ला सकते हैं। मतलब अगर आप मॉल में जाएंगे या फिर नॉर्मल दुकान में भी जाकर पूछेंगे कि यीस्ट चाहिए आपको, ड्राई यीस्ट, तो वो आपको दे देगा, तो वो लीजिए। टेक 50 ml ल्यूक वार्म वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क। तो 50 ml वार्म वाटर ले लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा गर्म मत लीजिए क्योंकि वो जो यीस्ट है वो मर जाएगा अगर ज़्यादा गर्म लेंगे तो। गुनगुना पानी लीजिए। Add 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई यीस्ट पाउडर एंड 10 ग्राम टेबल शुगर। देखिए थोड़ी शक्कर भी डालिए उसमें, क्योंकि जो शुगर होता है वो फूड का काम करता है, उन यीस्ट को ग्रो करने के लिए फूड का काम करता है। शुगर लीजिए या फिर आटा लीजिए, वो सब कुछ फूड का काम करता है। आप शुगर भी डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं। टू दैट वाटर एंड मिक्स वेल दैट मिक्सचर। कीप द फ्लास्क इन वार्म प्लेस एंड आफ्टर एन आवर टेक अ ड्रॉप ऑफ दैट मिक्सचर ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड पर उसका ड्रॉप लीजिए 1 घंटे बाद। पुट अ कवर ग्लास ऑन दैट ड्रॉप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। You will see that the yeast cells performing budding, that is a small bud coming out of many parent cells। देखिए यह है पेरेंट यीस्ट सेल, उसमें से एक म्हणजे टेंगुळ आल्यासारखं होतं, उंचवटा एक बाहर आ जाता है स्ट्रक्चर जो बड जैसा होता है। कली होती है ना, फूलों के झाड़ों को कली आती है, वैसे एक स्ट्रक्चर आ जाता है ऊपर, और वो अलग दूर दूर होते हैं वो अलग हो जाता है। फिर उसको अलग स्ट्रक्चर आ जाता है, वो फिर दूर दूर होकर अलग हो जाता है, उसमें एक न्यूक्लियस चला जाता है, तो उसे कहते हैं बडिंग। जैसे कली आती है पहले प्लांट्स को और उनका फ्लावर बनता है, उसे कहते हैं बड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बडिंग इन यीस्ट अ यूनिसेल्युलर फंगस। ये एक फंगस है, ठीक है। आपने बैक्टीरिया, अलगी, फंगी वो सब पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। तो ये एक तरह का फंगस है। यीस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं माइटोटिक डिवीजन द्वारा, सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। दिस यीस्ट सेल इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल। तो इसे पेरेंट सेल कहते हैं। अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल। एक बल्ज प्रोड्यूस होता है, एक टेंगुळ येतं। This bulge is actually a bud. One of the 2 daughter nuclei enters this bud. After sufficient growth, bud separates from the parent cell and starts to live independently as a daughter yeast cell. ठीक है, तो धीरे धीरे वो बड बढ़ता जाता है, उसमें एक न्यूक्लियाई डिवाइड हो चुका हुआ न्यूक्लियाई उसमें घुस जाता है, और बड़ा होने पर वो बड अलग हो जाता है मेन पेरेंट के बॉडी से, और वो ग्रो करता है, और वो भी जब बड़ा हो जाता है तब उसी तरीके से रिप्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है। बी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, ये देखिए, ये मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में। अभी देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रैगमेंटेशन, फर्स्ट टाइप। This type of asexual reproduction occurs in multicellular organisms. फ्रैगमेंटेशन जो है मतलब एक तरह का टूटना ही होता है, आगे पता चलेगा आपको। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है ये। In this type of reproduction, the body of parent organism breaks up into many fragments and each fragment starts to live as an independent new organism. देखिए ये स्पायरोगायरा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके टुकड़े होते हैं, कई सारे टुकड़े होते हैं एक्चुअली। यहाँ पर 2 टुकड़े दिखाए गए हैं, ये एक और ये, और हर एक टुकड़ा जो है वो नया ऑर्गेनिज्म के तौर पर जीने लगता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन अलगी लाइक स्पायरोगायरा एंड स्पॉन्जेस लाइक साइकोन।
whenever there is plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filaments grow up. filaments मतलब इसके धागे जो होते हैं, ये ऐसे लंबे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो ग्रो करने लगते हैं इसके धागे लेंथ वाइज, और उस लेंथ वाइज बहुत बड़ा होने के बाद उस लेंथ वाइज उसके टुकड़े हो जाते हैं कई सारे, और हर एक टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म के तौर पर जीने लगता है. फिलामेंट्स ग्रो अप वेरी फास्ट and breaks up into many small fragments. Each fragment starts to live independently as a new Spirogyra fiber. नए धागे की तरह, नए डोरी की तरह वो जीने लगता है. If the body of Cycon breaks up accidentally into many fragments, each fragment develops into new Cycon. Cycon नाम का एक एनिमल होता है, तो उसकी बॉडी अगर एक्सीडेंटली टूट जाती है किसी धक्के से वगैरह, तो वो नया टुकड़ा नए एनिमल के तौर पर ग्रो करता है. रीजनरेशन. यू मे हैव नोटिस द वॉल लिजर्ड ब्रेक्स अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी. अगर आपने वॉल लिजर्ड देखी होगी, मतलब छिपकली जिसे कहते हैं, पाल घर में, तो अगर उसे कभी मतलब मारने गए आप या फिर पकड़ने तो नहीं जाता कोई, लेकिन अगर आप पकड़ने गए उसको या फिर मारने गए, तो वो अपनी पूंछ जो होती है वो तोड़ देती है बॉडी से, और वो पूंछ हिलते रहती है और वो टूट जाती है, और टूटने के बाद भी वो हिलते रहती है थोड़ी देर. तो लोगों को लगता है कि वो पूंछ ही असली पाल है, इससे वो पूंछ को ही मारते रहते हैं और असली पाल जो है वो भाग जाती है, असली छिपकली भाग जाती है. तो इससे उसकी जान बच पाती है, और बाद में कई दिनों में वो पूंछ फिर से बढ़ जाती है और उसको फिर से पूंछ आती है. ठीक है, वो पूंछ जो निकली हुई होती है वो टुकड़ा तो मर जाता है, लेकिन जो छिपकली होती है उसको नई पूंछ आ जाती है. तो ये रीजनरेशन है. डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन. ये लिमिटेड रीजनरेशन है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें पूरा रीजनरेशन होता है. हाउएवर, अंडर सर्टन सिचुएशंस एन एनिमल प्लानरिया breaks up its body into two parts and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus new planaria are formed. This is called regeneration. देखिए यहाँ पर ये प्लानरिया एक है, उसके 3 टुकड़े हुए हैं, ये ऊपर वाला, ये मिडल वाला और एक नीचे वाला. तो ये ऊपर वाला छोटा टुकड़ा है, ये ऐसे ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बन गया, नया प्लानरिया बन गया. ये मिडल वाला जो है वो ये ग्रो होकर नया प्लानरिया बन गया, और ये नीचे वाला भी ग्रो करके नया प्लानरिया बन गया. तो जिसके पास, जिस टुकड़े के पास जो ऑर्गन नहीं है वो खुद ग्रो करके लेता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसे कहते हैं रीजनरेशन. बडिंग. इन केस ऑफ हाइड्रा, अंडर फेवरेबल कंडीशंस एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी an outgrowth is formed by repeated divisions of regenerative cells of body wall. देखिए हाइड्रा में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, मतलब सुरक्षित वातावरण होता है और फूड भी बहुत क्वांटिटी में होता है, तब क्या होता है, एक पॉइंट पर एक मतलब टेंगुल जैसा आ जाता है, एक अपवर्ड स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन वहां पर बहुत फास्ट होती है, इसलिए एक बर्ड हो जाता है, वहां पर बर्ड तैयार होता है. देखिए यहाँ पर, तो वो बर्ड क्या होता है, बढ़ने लगता है और उससे वो टूट जाता है बाद में और वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बर्ड. बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा. देखिए एक छोटा हाइड्रा बन गया, उसका बेटा. और डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बर्डिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा. देखिए इसका मतलब, देखिए ये है हाइड्रा. तो क्या होता है, यहां पर जब फूड पार्टिकल आता है कोई ऐसे, तो वो फूड पार्टिकल इन टेंटाकल्स के मदद से, इन सूंडों की मदद से वो अंदर खींच लेता है और वो नीचे जाकर अंदर लेकर वो डाइजेस्ट कर लेता है. तो इसका जो कैविटी है अंदर की, वो और उसके बच्चे की कैविटी कॉमन होती है. मतलब ये अगर कुछ खाता है और नीचे डाइजेस्ट करता है तो उसका पोषण इसको भी मिलता है, या फिर ये अगर कुछ खाता है और ये वो डाइजेस्ट करने लेता है तो इसका पोषण इसको भी मिलता है. मतलब ये कॉमन कैविटी होती है इसके अंदर, बीच में कैविटी जो होती है वो कॉमन होती है. और लेयर्स जो होते हैं, डर्मल लेयर्स, मतलब बॉडी के अंदर लेयर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं डर्म्स. एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ऐसे डर्म्स होते हैं.
तो ये डर्म्स जो होते हैं वो भी कॉमन होते हैं। देखिए ये इंटरनल लेयर जो है सबसे इंटरनल लेयर, वो इन सभी का इंटरनल लेयर ही है। इसका भी इंटरनल लेयर जो है वो इसका भी इंटरनल लेयर है। मतलब इसका जो इंटरनल है वो इसका भी इंटरनल है, इसका जो एक्सटर्नल है वो इसका भी एक्सटर्नल है। तो ये जो लेयर्स है वो कॉमन लेयर्स होते हैं और ये कैविटी भी कॉमन होती है। ठीक है, तो डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बर्डिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा। डाइजेस्टिव कैविटी भी कॉमन होती है। पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बर्डिंग हाइड्रा। Budding hydra separates from parent hydra and starts to lead an independent life when it grows up and becomes able to lead an independent life। जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तब वो बॉडी से, मेन बॉडी से अलग हो जाता है और वो अपना अपना अलग जिंदगी बिताता है। ठीक है, फिर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए इसके बारे में स्टार्टिंग में सवाल पूछा गया था। Reproduction in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called vegetative reproduction। मतलब प्लांट्स के ऑर्गन्स जैसे रूट्स की मदद से या फिर स्टेम की मदद से या फिर पत्ते की मदद से, बर्ड की मदद से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी बर्ड मतलब जो कली होती है उसे बर्ड नहीं कहते, यहाँ पर बर्ड का मतलब अलग है। देखिए बर्ड मतलब ये मेन प्लांट है और ये उसकी ब्रांच है, तो ये इन दोनों के बीच में ऐसा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वहां पर सेल डिविजन्स जो होती है वो फास्ट होती है, तो वहां पर नई ब्रांच ग्रो होने का स्कोप होता है। अगर आप ये रीजन जो है वो कट करके लगाएंगे जमीन पर तो यहां से नया प्लांट ग्रो करने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है, तो इसे कहते हैं बर्ड। ठीक है, बर्ड मतलब यहां पर मीनिंग कली नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन ट्यूबर, वेयर एज इन ब्रायोफाइलम। देखिए पोटैटोज अगर धूप में रखेंगे आप कई सारे दिनों तक तो उन पे भी छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं, तो वो भी आईज कहते हैं उनको, बर्ड्स को। वेयर एज इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट होता है, देखिए ये है, उसका अगर पत्ता जमीन पर गिर गया है, हरा पत्ता टूटकर, तो उसमें से नया प्लांट ग्रो करता है। ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन लीफ मार्जिन। तो देखिए लीफ मार्जिन पर बर्ड्स होते हैं, जैसे बर्ड यहाँ पर ब्रांच के बीच में होता है वैसे उसके बर्ड्स जो होते हैं वो लीफ के ऊपर होते हैं। तो लीफ अगर उसका हरा पत्ता अगर जमीन पर गिर जाता है तो उससे नया प्लांट आ जाता है। In case of plants like sugarcane and grasses, vegetative propagation occurs with the help of birds present on nodes। हाँ, तो देखिए ये नोडल बर्ड्स कहते हैं, नोडल बर्ड्स इन्हें। ठीक है, तो शुगर केन में वगैरह नोडल बर्ड्स की मदद से वो नए रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। गाजर होता है ना, उसमें रूट्स की मदद से रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर फॉर्मेशन, देखिए स्पोर्स होते हैं। टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन ह्यूमिड प्लेस। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और ह्यूमिड जगह पर रख दीजिए 2-3 दिनों के लिए। फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2-3 डेज। उसमें उस पर सफेद या ग्रे कलर का, हरा कलर का एक लेयर बन जाएगा, देखिए ऐसा, तो वो फंगस होता है, फंगी। ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। उसकी डायग्राम निकालिए उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर, तो वो ऐसे दिखाई देगा। फंगी लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी। मतलब फिलामेंटस मतलब ऐसे धागे जैसी बॉडी होती है म्यूकर की जो उसमें बनती है। दे हैव स्पोरेंजिया। ये जो होते हैं वो स्पोरेंजियम, एक वचन जो है वो स्पोरेंजियम है और अनेक वचन है स्पोरेंजिया। ये अनेक है स्पोरेंजिया, ये उन्हें कहा जाता है हाइफी। और ये है राइजॉइड, उसके रूट्स जैसे स्ट्रक्चर है, ये है राइजॉइड। और ये उसमें से जो सीड्स निकलते हैं, सीड्स नहीं कह सकते, उन्हें स्पोर्स कहते हैं। सीड्स जैसा होता है उसे कहते हैं स्पोर्स। तो वंस द स्पोर्स आर, दे हैव स्पोरेंजिया। वंस द स्पोर्स हैव फॉर्म्ड, स्पोरेंजिया बर्स्ट एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड। तो उसमें स्पोर्स बनते हैं और ये जब मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है काफी,
पक जाता है तब ये फूट जाता है ऐसे, और उसके जो स्पोर्स है वो हवा में फैल जाते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। स्पोर्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस एंड न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म। तो स्पोर्स जो है वो नए अच्छी जगह पर जहाँ पर उन्हें फेवरेबल फूड वगैरह हो, वातावरण हो अच्छा, वहाँ पर वो चले जाते हैं और वो नई कॉलोनी अपनी नया ग्रोथ करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। आगे अगले वीडियो में आगे का पार्ट देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।